ओके, कैसे हो सब लोग? मस्त। अच्छा, तो मेरा नाम CA नील शाह और मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी मई 22 में क्लियर किया। आई एम अ रैंक होल्डर। CA फाउंडेशन में मेरा रैंक था 23। मैं तुमको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स का अभी नाम चेंज हो गया है। मैथ्स का नया नाम किसको पता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आई विल बी टीचिंग यू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट तुमको 100 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस पूछने वाली है इन 2 आवर्स। 100 मार्क्स के मैथ्स के MCQ क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। किसी ने JEE एडवांस, JEE मेंस, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम सुना है क्या? वो लेवल के क्वेश्चंस तुमको इंस्टीट्यूट पूछना चाहती। बेसिकली 100 MCQs इन 2 आवर्स इज वेरी लेस टाइम। 2 घंटे में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मतलब अपने को स्पीड सॉल्विंग आना चाहिए। अपन स्कूल तक या फिर 12th तक क्या करते थे, धीरे धीरे पूरा एकदम बड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अभी अपन वो नहीं कर सकते। अपने को ये जो अपना सब्जेक्ट है, दिस इज गोइंग टू टीच अस हाउ टू सॉल्व मैथ्स इन अ वेरी फास्ट मैनर। इसका पर्पज़ ये है कि अगर मैं फास्ट सॉल्व कर पाऊंगा तो मैं प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट चाहता है कि अपन 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में सॉल्व कर पाए। और ये 100 क्वेश्चंस के लिए इन लोगों ने अपने को 18 चैप्टर्स दिए। कितने चैप्टर्स दिए? 18। सो वी हैव टू सॉल्व 18 चैप्टर्स इन 2 आवर्स। मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। 18 चैप्टर्स मतलब काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अराउंड 7 मंथ्स तक चलता है सिलेबस, 6-7 मंथ्स आप पकड़ के चलो। इसमें अराउंड 2 से 3,000 सम्स का प्रैक्टिस होता है। और ये पूरा प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू सॉल्व ऑल द 100 क्वेश्चंस इन लेस देन 2 आवर्स। क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट 1 मिनट ही मिलता है। 1 मिनट से थोड़ा सा कम मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो अपने को अपने पूरे सिलेबस में वही प्रैक्टिस करना है कि हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम फ्रेम। 80% बच्चों का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। 80% बच्चे खाली 80 मार्क्स जितना ही अटेम्प्ट करके आते हैं। अपना टारगेट ये रहने वाला है कि अपन पूरा 100 मार्क्स कैसे अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, ओके। तो 12th तक किसका किसका मैथ्स था इधर? काफ़ी बच्चों का था। SP वाले 2। ठीक है, तो एक बार फटाफट सिलेबस डिस्कस कर ले। मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर लेते। तो मैथ्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मैथ्स, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, दिस विल बी फॉर 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स विल बी फॉर 40 मार्क्स एंड LR विल बी फॉर 20 मार्क्स। इस तरह से तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। मैथ्स का जो पहला चैप्टर रहेगा दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। कभी सुना है ये चैप्टर का नाम? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये तुम्हारे स्कूल में पूछा गया था। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन सीधा जो स्कूल में था सेम टू सेम तुम्हारा फाउंडेशन में आएगा, बस स्कूल के थोड़ा ऊपर के लेवल का आएगा। स्कूल में जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए होगे तुमने, उसके ऊपर के लेवल के आएंगे। इसमें सेकेंड चैप्टर है इक्वेशंस। इक्वेशंस भी स्कूल में एक बार तुमने पढ़ा होगा। 4-5 टाइप के इक्वेशंस होता है। एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फिर एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सारे इक्वेशंस का सोल्यूशन अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे। थर्ड चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर 11th में था, अगर किसको याद होगा तो। बुक तो का सेकेंड लास्ट चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें ग्राफ वगैरह बनाना पड़ता है, वो रीजन को शेड करना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ दो चैप्टर। फिर फोर्थ है कमर्शियल मैथमेटिक्स। ये भी 11th का पार्ट था। 11th में तुमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन सीखा होगा एक चैप्टर में। दिस इज सेम टू सेम इन रिलेशन टू दैट। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ आएगी विच इज़ एन्यूटी, जो कि तुमने 12th में सीखी होगी। 12th का एक चैप्टर था इंश्योरेंस एंड एन्यूटी, वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर होगा ये 4th चैप्टर। फिर एक चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज ये 11th में था। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है। 11th का बुक 1 का 4th चैप्टर था। फिर एक चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये भी 11th में था।
इसमें थोड़ा लॉजिक वगैरह लगाना पड़ता है और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने पड़ते हैं. इसके बाद है सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी. बड़ा सा एक चैप्टर है, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. ये सारी चीज़ें 11th में कवर हुई थी. और एक लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ये भी पूरा 11th में था. ये कैलकुलस का पार्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. 12th तो तुमने पूरा इसमें ही किया होगा. जितना 12th में पढ़ा था सेम टू सेम इधर आएगा, उसके ऊपर का लेवल का नहीं आएगा. ये सब जो चैप्टर्स है सब एडवांस लेवल के है, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो रहेगा वो 12th से भी ईजी. अगर 12th में ढंग से किया होगा तो इधर बहुत ईजी हो जाता है. और एसपी वाला टेंशन मतलब मैं पूरा स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ. अभी खाली मैं एक बार सिलेबस लिख के दे रहा हूँ. फिर एलआर की बात करते हैं. एलआर में 4 चैप्टर्स है. एक है डायरेक्शन टेस्ट्स. किसी ने कभी कोई एप्टीट्यूड एग्जाम दिया है क्या, या फिर कोई ऐसा नेशनल ओलंपियाड वगैरह? अच्छा, डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है? देखो, मान लो मैंने मेरे घर से चलना चालू किया, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, फिर मैंने लेफ्ट लिया, फिर वापस लेफ्ट लिया, फिर वापस राइट लिया, तो तुमको मुझे बताना है कि मैं कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ. तो ये आएगा तुम्हारे डायरेक्शन टेस्ट. बहुत ईजी होता है, खाली उसमें ड्रॉ वगैरह करके अपने को निकालना होता है. फिर एक रहेगा ब्लड रिलेशंस. ब्लड रिलेशन मतलब मान लो ये तेरा नाम क्या? चैतन्य. चैतन्य मेरे मासी के भाई का बेटा है, तो चैतन्य मेरे मम्मी का क्या लगता है? अपने को ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा. ये आएगा ब्लड रिलेशन. डायरेक्शन टेस्ट आता है 5 मार्क का, ब्लड रिलेशन आता है 5 मार्क. फिर एक आता है सीटिंग अरेंजमेंट्स. मान लो ये चैतन्य बोलता है इसको बेंच के एकदम लेफ्ट साइड पे बैठना है. फिर आपका नाम? भावेश बोलता है उसको एकदम राइट साइड में बैठना है. फिर ये नील ना, नील बोलता है कि उसको सेंटर में नहीं बैठना है. तो अपने को ऐसा अरेंज करना पड़ेगा बच्चों को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. और एक आता है ऑड मैन आउट वगैरह पूछते हैं उसमें. ऑड मैन आउट क्या है, फिर सीरीज़ का अगला नंबर कौन सा होगा, सीरीज़ का अगला टर्म कौन सा होगा. तो ये 5 चैप्टर रहेंगे. इन 4 चैप्टर्स, इनका वेटेज 5 मार्क्स ईच. और स्टैटिस्टिक्स में आता है सबसे पहले आएगा थियोरी कि ग्राफ्स क्या होते हैं, हिस्टोग्राम क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी. सेकेंड रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन. इसमें अपने को मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, इसमें अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, और इसमें अपने को वेरिएंस निकालना पड़ेगा. ये सब चीज़ें भी 11th में कवर्ड थी, एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर था एक. इसके बाद आएगा कोरिलेशन. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. कोरिलेशन वाज कवर्ड इन 11th, रिग्रेशन इज कवर्ड इन 12th. फिर आएगा प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी भी शायद से 11th में कवर्ड था. और उसके बाद आएगा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका एक दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो कि 12th का एकदम लास्ट चैप्टर था. और एक लास्ट चैप्टर रहेगा 6th विच इज इंडेक्स नंबर. तो मोटा मोटी बात करूँ तो काफ़ी सारे चैप्टर्स तुमने 11th और 12th में देखे हुए. अगर नए चैप्टर की बात करूँ तो रेशियो प्रोपोर्शन और इक्वेशंस, जो कि एक्चुअली स्कूल से आ रहा है. और इंडेक्स नंबर एक शायद से नया चैप्टर है. नहीं, इंडेक्स नंबर भी शायद से 12th में है. हाँ, इंडेक्स नंबर भी 12th में. तो मोटा मोटी पूरा सिलेबस 11th और 12th के मैथ से जुड़ा हुआ है. ये एलआर के चैप्टर सारे नए रहेंगे, सारे कॉमन सेंस वाले चैप्टर है, लॉजिकल वाले चैप्टर. अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें 10 मार्क का वेटेज दिया गया है. और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, इसको भी 10 मार्क का वेटेज दिया. ये 10, 10, 20 और एलआर 20 हो गया 40. और बाकी सारे चैप्टर्स अराउंड 4 से 5 मार्क्स के आते हैं. 3 से 5 मार्क्स के रेंज में सारे चैप्टर्स आएंगे. क्लियर? ऐसे अपने को 17 चैप्टर्स दिए गए. 18 चैप्टर्स एक्चुअली, ये दोनों अलग अलग चैप्टर. समझा ये चीज़? अपने को पूरा कवर करना है. कोई भी चैप्टर ऐसा छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि कहीं भी से भी कुछ भी आ सकता है. कभी कभी इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से वेटेज बढ़ा भी सकता है, अपने हिसाब से वेटेज कम भी कर सकता है. इसलिए अपन छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते. ये सारे चैप्टर्स अपने को कवर करने ही रहेंगे. अभी अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो आई विल बी गिविंग यू मॉड्यूल क्वेश्चंस, आरटीपी एंड एमटीपी.
इसके साथ साथ अपने को पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। पास्ट ईयर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। जितने भी पेपर्स हुए सारे पेपर्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बुक आता है जिसका नाम है स्कैनर, ठीक है। एक बुक दूंगा तुमको स्कैनर, उसमें से तुमको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, और इसके अलावा तुमको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं। मॉड्यूल मतलब जो इंस्टीट्यूट देता है वो। उसके अलावा तुमको आरटीपी के क्वेश्चंस करने हैं। आरटीपी में मतलब रिविजन टेस्ट पेपर, और एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर। तो 4 चीज़ें कवर करनी है। एक तो मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद आरटीपी, उसके बाद एमटीपी, और उसके बाद स्कैनर, ठीक है। रोज़ का अगर मैं बोलूँ तो तुमको घर पे जाके मिनिमम 1 से 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ो ना पढ़ो, 1 से 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ना ही पढ़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस और कोई भी सब्जेक्ट का नहीं। और यूजुअली मैथ्स थोड़ा बच्चों को टफ जाता है, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसकी टेस्ट की बात करो तो हर हफ्ते तुम्हारा एक टेस्ट होगा। आप पकड़ के चलो अराउंड 20 टेस्ट तुम्हारे हो गए, 20-25 टेस्ट, और 8 फुल लेंथ टेस्ट हो गए। 20-25 चैप्टर वाइज टेस्ट और 8 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। ओके, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ठीक है। तो तुम लोग आज कैलकुलेटर लाए हो क्या? ठीक है, तो अगर जो नहीं लाया है और जिसका खरीदना बचा है, यू विल हैव टू बाय कैसियो का MJ12D या फिर MJ120D। ये नोट डाउन कर लो। अगर तुमने परचेज नहीं किया है तो तुमको ये दोनों कैलकुलेटर में से कोई तो भी एक कैलकुलेटर परचेज करना है। अराउंड 400 का आता है, बट ये 5-6 साल चल जाएगा। कोई भी वो सस्ता वाला ऑरपैट वगैरह का कैलकुलेटर मत लेके आना, तुमको ये दोनों में से ही कैलकुलेटर को ही लेके आना। इसके जो फंक्शंस है, बटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों में से ही कोई एक लेके आना, इसके अलावा और कोई भी मत लेना। MJ12D एंड MJ120D, ठीक है। ओके, तो आज कैलसी नहीं लाए हो तो फिर आज मैं तुमको कैलकुलेटर यूज़ करना सिखा नहीं पाऊंगा, है ना। कौन कौन लाए? 4 लोग लाए ना, ठीक है। कल लेके आना आज से, फिर कल अपन कैलसी को ढंग से यूज़ करना सीखेंगे। इन दोनों में से कोई एक, MJ12D, MJ120D। एक सिटीजन का भी आता है, बट वो इतना प्रेफरेबल नहीं है, तो ये प्रेफर करना। अगर ये ना मिले ना तो सिटीजन का तुमको बोलता हूँ वो लेके आना। सिटीजन का 1 मिनट बोलता हूँ। $555N, सिटीजन 555N। अगर ये दोनों नहीं मिले तो ये लेके आना, और देख के लाना बर क्या, क्योंकि स्टेशनरी वाले थोड़ा अपने को उल्लू बनाता है इसमें। वो सिटीजन की जगह पे सिलीजन हो जाता है कभी कभी, या फिर ऐसे कुछ भी अलग हो जाता है वो, तो ढंग से ब्रांडेड ही लेके आना। ये कैसियो वाले है, कैसियो, और नीचे वाला सिटीजन। कैसियो MJ12D, कैसियो MJ120D, सिटीजन 555N। इन तीनों के अलावा एक भी कैलकुलेटर यूज़ करना मना है, ऐसा मान के चलो। ये सबसे बेस्ट कैलकुलेटर है, तुम्हारे पूरे सीए जर्नी में ये कैलकुलेटर तुमको काम में आने वाला है, ठीक है। तो आज थोड़ा मैथ्स का डिस्कशन कर ले फिर। तो अपन स्टार्ट करेंगे ये वाले चैप्टर्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। किसी ने कभी ये वाला वर्ड सुना है क्या लाइफ में? मीन, अरिथमेटिक मीन। दूसरा नाम क्या है इसका? एवरेज। क्या होता है एवरेज? नंबर ऑफ टर्म्स। पहले इसका मतलब बता, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज अपने को क्या बताता है? पूरा पॉपुलेशन, जो पूरा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल नंबर। मान लो मकरन सर अगर क्लास में आते हैं और मेरे को पूछते हैं कि क्लास की हाइट बता दे, तो मैं तुम सबकी इंडिविजुअल हाइट बताने के अलावा मैं बोल दूंगा कि क्लास की हाइट है 5 फुट 5 इंचेस। इसका मतलब क्या है कि मोटा मोटी सबकी हाइट कितनी है? 5 फुट 5 इंच। किसी की इसके ऊपर होगी तो किसी के इसकी नीचे होगी, लेकिन एक मिडल लेवल जो रहेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय योर मीन। मीन मतलब तुम्हारा एक मोटा मोटी सबका एक रिप्रेजेंटेशनल नंबर। ये हाइट हो सकता है, ये मार्क्स हो सकता है, ये वेट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मीन विल रिप्रेजेंट कि भाई मोटा मोटी एक सेंट्रल नंबर क्या है जो पूरे पॉपुलेशन को, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। बरोबर? अभी इसको निकालते कैसे?
समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एम, मतलब मान लो मैं तुम सबके हाइट का टोटल कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा कितने बच्चे हैं उससे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एकदम बेसिक फॉर्मूला है इसका। इसको दिखाने के लिए मैं यूज करूंगा एक्स बार इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेसिक तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है अरिथमेटिक मीन का। अच्छा, जो ये जो x है ना, स्टैटिस्टिक्स के दुनिया में x क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल है। x हमेशा क्या होता है? एक वेरिएबल। स्टैटिस्टिक्स में x पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पूरे पॉपुलेशन का एक सिंगल नाम रहेगा, दैट इज x। इट कैन बी हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, इट कैन बी वेट ऑफ स्टूडेंट्स, इट कैन बी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हमेशा क्या यूज करूंगा? x। तो यहां पे मैं पॉपुलेशन की जगह पे अभी हर बार एक वर्ड यूज करूंगा, विच इज डेटा। पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल ऑलवेज यूज वेरिएबल x और y। x या फिर y की जगह पे मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। डेटा में क्या क्या आता है? हाइट आ गया, मार्क्स आ गया, मान लो कि इसका एनुअल इनकम आ गया, है ना, कुछ भी चीज आ सकती है उसमें। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल ऑलवेज यूज x और y। अब एक बार बात करते हैं कि डेटा कौन से टाइप के होते हैं। एक मैं बोलता हूं बेसिक डेटा, ठीक है। बेसिक डेटा मतलब जो मैं काउंट कर सकता हूं। मान लो अपने अभी इधर कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे हो गए। मैं तुमको तुम्हारी हाइट पूछ के यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ क्या? मान लो मैंने सबको अपनी अपनी हाइट पूछी और मैंने यहाँ पे नोट डाउन करना चालू कर दी। इट इज पॉसिबल टू नोट डाउन द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तुम्हारे अगर मार्क्स में पूछूं तो इट इज पॉसिबल टू नोट डाउन द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अगर तुम्हारा वेट पूछूं तो इट इज पॉसिबल टू नोट डाउन द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। मतलब जो डेटा मैं इजीली काउंट कर सकता हूं और इजीली नोट डाउन कर सकता हूं, उसको मैं क्या नाम दूंगा? बेसिक डेटा। सेकेंड टाइप का डेटा होता है फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। क्या है सेकेंड वाले का नाम? फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा मतलब ये बहुत बड़ा डेटा है, इसका क्वांटम बहुत लार्ज, एक पेज पे लिखना पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं तुमको बोलूं कि पूरे नासिक का हाइट तुम लोग मेजर करके आ जाओ, वो इधर एक पेज पे लिखना पॉसिबल है क्या? एक छोटे से टेबल में उसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है क्या? तो अपन उधर क्या यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ नासिक के लोगों की हाइट कुछ इस तरह है। किसकी हाइट है 5 फुट, किसकी हाइट है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। मैंने सबके हाइट लिख दिया इधर और आगे मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोगों की हाइट 5 फुट है। मान लो 200 लोग हैं जिनकी हाइट है 5 फुट। मान लो 250 लोग हैं जिनकी हाइट है 5.1। मान लो 300 लोग हैं जिनकी हाइट है 5.2। मान लो 400 लोग हैं जिनकी हाइट है 5.3 और मान लो 450 लोग हैं जिनकी हाइट है 5.4। तो ये जो डेटा ये अपने को क्या दिखाता है? ये अपने को हाइट दिखाएगा और उसके आगे बोलेगा कि कितने लोगों की हाइट वो है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 200 लोगों की हाइट है 5 फुट, 250 लोगों की हाइट है 5.1 फुट, 300 लोगों की हाइट है 5.2 फुट, 400 लोगों की हाइट है 5.3 और 450 लोगों की हाइट है 5.4। सबकी हाइट इंडिविजुअली लिखने की जरूरत नहीं, मैंने स्टैंडर्ड हाइट्स लिख दिए और उसके आगे बस मार्क कर दिया कि कौन कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मान लो अगर ये कैटेगरी ये वाले में फॉल करेगा तो मैं उसका नंबर 400 में ऐड कर दूँ। मान लो यशस्वी अगर ये वाले कैटेगरी में फॉल करती है तो वो 450 में आ जाएगी। तो इसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा अपन तब यूज करते हैं जब वॉल्यूम बहुत लार्ज है और उसको मैं एक छोटे से टेबल में जब रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, देन आई विल यूज फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा। समझा? और एक लास्ट टाइप का डेटा होता है क्लास इंटरवल टाइप डेटा। क्लास इंटरवल ये वर्ड कभी सुना है क्या? इसमें ना मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं रहता। मतलब अगर मैं बच्चों को हाइट पूछने जाऊं तो मुझे बोला गया है 5 फुट से लेकर 5.5 फुट। मुझे एक रेंज दे दिया कि 5 से 5.5 के बीच में 10 बच्चे, फिर आगे 5.5 से लेकर 6 के बीच में
मान लो 20 बच्चे, मान लो आगे 6 से 6.5 के बीच में 15 बच्चे, और मान लो आगे 6.5 से 7 के बीच में 2 बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेंज मिलेगा मेरे को इन बच्चों की एग्जैक्ट हाइट नहीं मालूम। मान लो इनील बैठा इधर, मुझे उसकी एग्जैक्ट हाइट नहीं मालूम, लेकिन मेरे को उसके हाइट का रेंज मालूम है। मुझे मालूम है कि उसका हाइट 6 से 6.5 के बीच में आता है। ये इधर बेटा नाम क्या बोला वापस, चैतन्य बोलता है कि उसका हाइट का रेंज है 5.5 से 6। यशस्वी बोलती है कि उसके हाइट का रेंज है 6.5 से 7। तो इस टाइप के डेटा में अपने को एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं रहता, अपने को एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना होता। समझ रहे हो? तो 3 टाइप के डेटा हो गए। एक हो गया सिंपल डेटा, बेसिक डेटा। दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा, जिसमें अपन बड़े से पॉपुलेशन को एक छोटे से टेबल में कंबाइन करते हैं। और लास्ट हो गया तुम्हारा क्लास इंटरवल टाइप डेटा। क्लास इंटरवल टाइप के डेटा में अपन अपने को एक रेंज दिया रहेगा, अपने को x का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम। इसमें x क्या है मेरा, हाइट, तो मुझे हाइट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, मेरे को हाइट का एक रेंज मालूम। तो अपने को स्टैटिस्टिक्स में इन तीनों डेटा के ऊपर काम करना पड़ने वाला। बेसिक डेटा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर क्लास इंटरवल टाइप डेटा के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपने को तीनों डेटा का मीन निकालना पड़ सकता है, अपने को तीनों डेटा का मीडियन निकालना पड़ सकता है, अपने को तीनों डेटा का क्वार्टाइल, डेसाइल या फिर परसेंटाइल भी निकालना पड़ सकता है। पता है क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल? अपने को तीनों डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ सकता है, तीनों डेटा का वेरिएंस भी निकालना पड़ सकता है, तीनों डेटा का कोरिलेशन भी निकालना पड़ सकता है, और तीनों डेटा का रिग्रेशन भी निकालना पड़ सकता है। तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में अपन ये सारी चीज़ें निकालना सीखने वाले। मीन, मीडियन, यहाँ पे मोड भी आ जाएगा, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये सारी चीज़ें यही ऑर्डर में पढ़नी होती। सबसे पहले सीखना होता है मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, उसके बाद क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, और लास्ट में रिग्रेशन। तुम अगर देखोगे तो ये ऊपर के चैप्टर सारे 11th के और ये नीचे के चैप्टर्स 12th में थे। इस तरह से अपन तीनों डेटा के ये सारे वैल्यूज निकालना सीखने वाले। क्लियर है क्या? ये बेसिक तुम्हारा पूरा स्टैटिस्टिक्स का ढांचा है। स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट यू शुड नो कि डेटा कौन से टाइप का है। डेटा कैन बी अ सिंपल डेटा, डेटा कैन बी अ फ्रीक्वेंसी टाइप डेटा, और डेटा कैन बी अ क्लास इंटरवल डेटा। फिर जो टाइप का डेटा है उसके हिसाब से अपन निकालेंगे ये सारे ऑब्जर्वेशंस। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस का अपने आप में कुछ मजा है, अपने आप में उनका कुछ मतलब है। जैसे कि मीन का मतलब क्या था, एक रिप्रेजेंटेशन, वो अपने को रिप्रेजेंट करेगा पूरे क्लास को। मीडियन का मतलब क्या होता है, सबसे सेंटर में कौन है। जैसे कि ये बेंच के सेंटर में चैतन्य बैठा है, तो ये बेंच का मीडियन क्या बन गया, चैतन्य। मोड क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन इज योर मोड। फिर ये क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल क्या होता है। क्वार्टाइल मतलब डेटा को 4 हिस्सों में बांट देगा, डेसाइल 10 हिस्सों में, परसेंटाइल 100 हिस्सों में। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किसको पता है? उसका फॉर्मूला याद होगा, लेकिन उसका मतलब नहीं, बट उसका मतलब क्या होता है? ये अपने को ये बताता है कि कोई भी डेटा कितना हिल सकता है। जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, कोई भी एक स्टॉक उठा लो, वो कितना ऊपर जाएगा कि कितना नीचे आएगा, ये मुझे कौन बताएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। कोरिलेशन का मतलब दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन। मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो गाड़ी कितना लोग चलाना कम करेंगे। मान लो अगर मूवी के टिकट का प्राइस बढ़ गया तो लोग कितना पॉपकॉर्न खरीदना कम करेंगे कि पॉपकॉर्न खरीदना बढ़ा देंगे। मान लो पॉपकॉर्न का प्राइस कम हो गया तो मूवी का सेल्स कितना बढ़ जाएगा। दैट इज योर कोरिलेशन। समझा एक बेसिक? ये अपन सब डिटेल में सीखने वाले हैं, इसको करने को 2-3 महीने लग जाने वाले। अभी खाली एक बेसिक तुमको स्टैटिस्टिक्स का मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कवर होने वाला है। समझा ये चीज? बुक लाए हो अभी? थोड़ा लिखते हैं।
और कैल्सी रोज लाना है, कभी भी भूलना नहीं। कैल्सी तुम्हारे बैग से निकालोगे तो वापस बैग में डालना है। घर पे होमवर्क करते वक्त बाहर निकालोगे, होमवर्क होने के बाद बैग में आना चाहिए। क्योंकि फ़ोन का कैल्सी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, तुमको हमेशा ये वाला कैल्सी यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के ना 4 पेजेस छोड़ देना, उस पर अपन कैलकुलेटर के ट्रिक्स लिखेंगे। 4 मतलब 1 साइड 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा। उधर अपन कैल्सी के ट्रिक्स लिखने वाले। ओके, हेडिंग डाल दो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स उसमें लिखो टाइप्स ऑफ डेटा। अपन सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। अच्छा, और एक चीज़, बुक में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुमको ये एमसीक्यू की तरह सॉल्व करना रहने वाला है। तो ढंग से प्रेजेंट नहीं किया तो भी चलता है। फाउंडेशन में आंसर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था, फाउंडेशन में आंसर लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन कॉम्प्लिकेटेड सम्स तुम लोग लिख के सॉल्व कर सकते हो। जो सम्स कैलकुलेटर पे हो रहे हैं वो डायरेक्टली कैल्सी पे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। क्योंकि हर एक सम अपन लिख के नहीं कर सकते, क्योंकि 5000 सम्स अगर करने हैं तो सब सम्स लिख के करना पॉसिबल नहीं है। तो इजी वाले सम्स डायरेक्टली कैल्सी पे करोगे, डिफिकल्ट वाले सम्स लिख के करोगे। लेकिन जो भी मैं थियोरी लिखाऊंगा, फॉर्मूलाज लिखाऊंगा, वो ढंग से लिखना बस। टाइप्स ऑफ डेटा, फर्स्ट बेसिक डेटा। this refers to small number of observations which can be easily counted and noted down. Example, marks of 10 students. Example, marks of 10 students. Second, frequency type data. We will use this type of data. We will use this type of data when there are a lot of observations. When there are a lot of observations. Frequency means the number of times some observation is repeated.
Number of times some observation is repeated. Frequency means the number of times some observation is repeated. Example, marks students. Fifty, 55, 60, 65, 70. 10, 15, 25, 30, 20. This means, लिखो इसमें, this means 10 students got 50 marks. 15 students got 55 marks. 25 students got 60 marks. 25 students got 60 marks. समझते हो? ओके. और थर्ड हो जाएगा क्लास इंटरवल टाइप डेटा. क्लास इंटरवल टाइप डेटा. This is used when exact value of observation is not known. Exact value of observation is not known. We only know the range of value. We only know the range of value. Example, marks 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. इसमें स्टूडेंट्स मान लो 15, 20, 25, 5. लिखो इसमें, दिस मीन्स दैट $15 students got marks between 50 to 60. 15 students got marks between 50 to 60. And so on. ठीक है. तो ये हो गया बेसिक तुम्हारा क्लास इंटरवल टाइप का डेटा. अच्छा, मेरे को बताओ, क्लास इंटरवल टाइप के डेटा में लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है? लोअर लिमिट हो जाएगा. पहले क्लास की बात करूं तो इसका लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 50. सेकेंड क्लास का 60, थर्ड क्लास का और फोर्थ क्लास का 80. और अपर क्लास बाउंड्री मतलब अपर लिमिट. ठीक है, ये भी एक बार लिख लेता. लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास. अपर क्लास बाउंड्री इक्वल टू
upper limit of each class. अच्छा, क्लास साइज का मतलब क्या होता है? क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कि वो क्लास में कितने मार्क्स है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल गिव यू क्लास साइज. क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अच्छा, कंटिन्यूअस क्लास क्या होता है? हाँ, मतलब इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होना चाहिए. अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस क्लास. कंटिन्यूअस क्लास इक्वल टू अपर लिमिट of first class is equal to lower limit of second class. Upper limit of first class is equal to lower limit of second class. ठीक है, ये बेसिक तुम्हारा क्लास इंटरवल टाइप का डेटा होता है. तो अभी अपन स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या सीखने वाले, मैंने बोला था वी विल कैलकुलेट नंबर 1 मीन, फिर मीडियन, थर्ड मोड, फोर्थ क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल. मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल. फिफ्थ अपन रेंज भी सीखने वाले. सबसे पहले रेंज सीखेंगे. रेंज मतलब वो डेटा का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है और वो डेटा का सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. फिर सिक्स्थ में सीखेंगे मीन डेविएशन. एक छोटा सा कंसेप्ट रहेगा. मीन डेविएशन. फिर 7 नंबर पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन स्लैश वैरिएंस. 8th नंबर पे आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन. फिर कोरिलेशन और लास्ट में रिग्रेशन. ये सारे मेजर्स अपन सीखने वाले पूरे स्टैटिस्टिक्स में. ये हो जाएगा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स. मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्वार्टाइल डेविएशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन. तीनों टाइप के डेटा के लिए तुमको ये सब सीखना है. क्लियर है क्या? ओके. अभी इसका इंपॉर्टेंस समझो. ये जो सारे चैप्टर्स है ना, अगर तुम लोग आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, जैसे कि CFA हो गया, FRM हो गया, या फिर कैट देना चाहते हो MBA के लिए, कोई भी एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे एग्जाम जो है CFA, FRM, इसमें इनके ही एडवांस कंसेप्ट आते हैं. तो अगर तुम लोग उन सब चीज़ों को टारगेट कर रहे हो तो यही तुम्हारे लिए मौका है इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने का. इधर के सारे अगर ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो तुम लोग बहुत इजीली इन सब एग्जाम्स के हायर लेवल के कंसेप्ट पढ़ पाओगे. ठीक है? ओके. अब प्रॉब्लम ऐसा है, तुम लोग कैलकुलेटर आज लाए नहीं हो, तो इसके लिए अपन सम्स कल सॉल्व करना चालू करेंगे. तो टुमारो वी विल स्टार्ट विथ मीन. ठीक है? मीन का फॉर्मूला वगैरह लिख दे एक बार, टाइम है तो. ओके ओके. अगले उस पर चैप्टर 14 लिख देना. चैप्टर 14. ये सब चीज़ें जो है ये 3 चैप्टर्स में बटी हुई है.
तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर 14 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहला मेजर है मीन स्लैश अरिथमेटिक मीन स्लैश एवरेज ब्रैकेट में एक्स बार। मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, एक्स बार। मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, इसका फॉर्मूला लिख देख। ओके, बेसिक डेटा को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक काम करो, इसमें लिखो पहले मीन मीन्स एक लिखो, एक्स बार मीन्स representational value of the entire data set. Representational value of the entire data set. Simple data का x bar will be equal to sum of observations divided by number of observations. यहाँ पे एक सिंबल यूज किया मैंने, ये वाला। इसका मतलब क्या होता है? समेशन। ये सारे ऑब्जर्वेशंस का सम लेके आ जाएगा। x मतलब मेरे सारे ऑब्जर्वेशंस है और ये सिंबल का मतलब है सम, और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है ये? ओके, कल याद से कल से लेके आओ, कल से अपन इसके सम स्टार्ट करें। कल पहले पूरा दिन कैल्सी सीखेंगे, कैल्सी यूज कैसे करना है, परसों से इसके सम्स पे आ जाएंगे आप। ओके, थैंक यू।